समंदर में जाने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं को यह नहीं मालूम होता कि वो अब वापस जमीन पर कब तक पहुंच पाएंगे। मगर आज हम अपनी दुनिया को सेंटीमीटर में माप सकते हैं और जान सकते हैं कि हम किस जगह पर हैं और महाद्वीपों का टेक्टोनिक मूवमेंट कितना है। नक्शों से हमें अपनी दुनिया के इतिहास का पता लगता है और हम उनकी मदद से भविष्य का अंदाजा भी लगा सकते हैं। लेकिन हम डार्क मैटर के एक नक्शे के बिना उस शैडो यूनिवर्स का आखिर कैसे पता लगा पाएंगे? मिशिगन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की प्रोफेसर केटी फ्रीज को लगता है कि अब वो नक्शा बनाने का वक्त आ गया है। इसके लिए वो एक ऐसा डिवाइस बना रही हैं जो डार्क मैटर की फोटो ले सके। मैं अभी इस विशाल कैमरे ऑब्स्क्यूरा के अंदर बैठी हूँ। हम बाहर खिली धूप से आने वाली लाइट देख रहे हैं। वो पेड़ों के बीच से गुजरती है, तब उसे एक पिन होल में कैप्चर कर लिया जाता है और फिर स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। हम ऑब्स्क्यूरा कैमरे से ये भी पता लगा सकते हैं कि वो लाइट किस दिशा से आ रही है। अभी तक डार्क मैटर का पता लगाने वाले जितने भी डिवाइस बने वो सब सिंपल डिटेक्टर थे। उनसे पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी का पता नहीं लगता था। केटी एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहती हैं जिससे डार्क मैटर के आने के रास्ते का पता लगेगा और तब यह अंदाजा लगा लेंगी कि वो कहां से आ रहा है। इनके डार्क मैटर कैमरे में एक बिल्कुल ही अलग लेंस लगा है, डीएनए। हमने शुरुआत में डीएनए के लाखों करोड़ स्ट्रैंड लिए और उन्हें सोने की एक पतली सी प्लेट से जोड़ दिया। जब डार्क मैटर के पार्टिकल आएंगे और वो जैसे ही उस गोल्ड प्लेट से टकराएंगे, तब डार्क मैटर पार्टिकल एक गोल्ड एटम को भी डीएनए की उन लटकते स्ट्रैंड से टकरा देंगे। केटी के डिटेक्टर में थोड़ी फिजिक्स है, थोड़ी बायोलॉजी, और जिस तरीके से वो डार्क मैटर का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, वो फोरेंसिक है। हमने डीएनए के साथ अपने डार्क मैटर डिटेक्टर का एक मॉडल बना लिया है जिसके 3 भाग हैं। उसमें डीएनए के लटकते स्ट्रैंड हैं, एक गोल्ड प्रोजेक्टाइल है, यानी वो एटम जो डीएनए को पार करके जाएंगे, और मैं हूं डार्क मैटर। जिस तरह से एक गन से निकली गोली एक गोल्ड पैलेट को एक निश्चित रास्ते पर ले जाती है, उसी तरह से जब आउटर स्पेस से एक डार्क मैटर पार्टिकल आएगा और एक गोल्ड एटम से टकराएगा तो वो उसे भी उसी ट्रेजेक्टरी पर आगे ले जाएगा। जब तेजी से भागता गोल्ड एटम डीएनए के लाखों करोड़ स्ट्रैंडों से टकराएगा, तब वो डीएनए के सफाई से कटे हुए टुकड़ों को जमीन पर गिरा देगा। ये काम मजेदार है और काम भी कर गया। इसमें गोल्ड प्रोजेक्टाइल यहाँ तक आया और हमने देखा कि आगे बढ़ते वक्त उसने डीएनए स्ट्रैंडों को काट डाला है। अब हम डीएनए के टूटे हुए स्ट्रैंडों को एनालाइज कर सकते हैं। हर स्ट्रैंड से हम ये जान सकते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सही क्रम क्या था, ए, जी, सी, और इसी तरह से हम पता लगा सकते हैं कि डीएनए का ये सेगमेंट कहाँ से टूटा है। केटी टूटे हुए सैकड़ों डीएनए स्ट्रैंडों को एनालाइज करके ये पता लगा सकती हैं कि गोल्ड एटम किस रास्ते से गया है, और तब इन्हें डार्क मैटर पार्टिकल के असली रास्ते का भी पता लग जाएगा। डीएनए इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल सही मटेरियल है। इसका इस्तेमाल करके हमें जो एक्यूरेसी मिलेगी वो अभी तक इस्तेमाल की गई किसी भी चीज से 1000 गुना ज्यादा होगी। वक्त के साथ अनगिनत डार्क मैटर पार्टिकल अनगिनत गोल्ड एटमों को प्रोपेल करेंगे और उनमें से हर एक डीएनए फील्ड में एक अलग रास्ता बनाएगा। उनकी मदद से धीरे धीरे केटी एक ऐसी तस्वीर बना सकती हैं जिससे ये पता लगेगा कि डार्क मैटर पार्टिकल कहां से आ रहे हैं। पीछे जाकर हम ये देख सकते हैं कि गोल्ड बुलेट कहां से आई थी और उससे हमें ये पता लग जाएगा कि सारा डार्क मैटर कहां है, वो कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है। फिजिसिस्ट अब डार्क मैटर का पता लगाने के काफी करीब पहुंच चुके हैं और उन्हें शैडो यूनिवर्स के आकार का भी अंदाजा होने लगा है। लेकिन क्या वो शैडो खुद भी एक शैडो है? क्या हमें और उस शैडो यूनिवर्स को एक और डार्कर एंटिटी चला रही है? वो जो सृष्टि के छोर के
पार रहती है। स्पेस प्रोब से हमें यह पता लग चुका है कि बिग बैंग के ठीक बाद हमारा ब्रह्मांड कैसा नजर आता था। उनसे पता लगा है कि मैटर और डार्क मैटर चारों तरफ बराबरी से फैल गए थे, लेकिन ज्यादा करीब से देखने पर पता लगता है कि आसमान में एक दरार है, एक ऐसी लाइन जिससे साफ दिखता है कि उसके एक तरफ का ब्रह्मांड दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो क्या वहां कोई और बड़ी चीज है, हम जो देख पाते हैं उसके पार? वो साया जो हमारे ब्रह्मांड को मोल्ड करता है और हम जो कुछ भी देखते हैं उसे कंट्रोल करता है। ड्रैगन हुटेटर एन आर्बर मिशिगन में एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। ये उन पहले लोगों में से एक हैं जिन्होंने बिग बैंग के यूनिवर्सल इको की वो रिंकल देखी थी। उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड असल में बिग बैंग से बचा हुआ रेडिएशन है और आज से 1400 करोड़ साल पहले जब हमारा ब्रह्मांड काफी छोटा और नया था तब वो पार्टिकल से भरे एक डेंस सूप जैसा था। जैसे जैसे ब्रह्मांड बड़ा और ठंडा होता गया वो सूप भी ठंडा हो गया। आज हम पूरे ब्रह्मांड में उस प्राइमोर्डियल रेडिएशन का टेम्परेचर माप सकते हैं। हम काफी बड़ी संख्या में मौजूद माइक्रोवेव पैचेस को माप सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हम ड्रैगन के पसंदीदा खेल बास्केटबॉल की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और बास्केटबॉल कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अलाइनमेंट को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस बास्केटबॉल कोर्ट पर जिमी किंग भी हैं जो मिशिगन यूनिवर्सिटी के फॉर्मर बास्केटबॉल लेजेंड हैं और उनके साथ विली वैंस भी हैं। ये अपनी शूटिंग से हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की अलाइनमेंट दिखाएंगे। यहाँ हुप से कोर्ट को देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पृथ्वी पर से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देख रहे हैं। ड्रैगन इस गेम में कामयाब और नाकाम शॉट्स की तुलना करके शुरुआती ब्रह्मांड के टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड फ्लक्चुएशन में हॉट और कोल्ड स्पॉट है, उसी तरह से बास्केटबॉल में भी कामयाब और नाकाम शॉट होते हैं और हम कामयाब शॉट को लाल से और नाकाम शॉट को नीले से दिखा रहे हैं। ड्रैगन ने आधे कोर्ट में कामयाब और नाकाम शॉट्स का एक नक्शा बनाया। नतीजों से पता लगा कि दोनों बराबर ही थे, यानी वो आधे कोर्ट के दोनों तरफ सिमेट्रिकल थे। अगर जिमी और विली एक जगह से एक शॉट मार सकते हैं तो वो कोर्ट के दूसरी तरफ से भी वैसा ही शॉट मार सकते हैं। मतलब ये कि कोर्ट पर कामयाब और नाकाम शॉट का डिस्ट्रीब्यूशन करीब करीब बराबर है। जितने शॉट कामयाब हुए करीब करीब उतने ही नाकाम भी हुए। ड्रैगन और दूसरे रिसर्चर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में भी यही पाने की उम्मीद कर रहे थे। ब्रह्मांड में कहीं भी देखने पर हॉट और कोल्ड टेम्परेचर का बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब ड्रैगन और इनके साथियों ने उस पैटर्न को ध्यान से देखा तो इन्हें वो बिल्कुल नहीं दिखा। वो इतनी चौंकाने और परेशान करने वाली चीज थी कि कॉस्मोलॉजिस्टों ने उसका नाम रख दिया एक्सेस ऑफ इविल। आसमान वो अलाइनमेंट लगभग उसी वक्त नजर आए थे जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक्सेस ऑफ इविल टर्म इस्तेमाल की थी और उसी वजह से इंग्लैंड के साइंटिस्टों ने उसका नाम भी एक्सेस ऑफ इविल रख दिया। मगर हम ये नहीं जानते कि वो एक्सेस वाकई इविल है या नहीं। हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा को एनालाइज करते वक्त देखा कि एक दिशा बड़ी ही खास है। अगर हम बास्केटबॉल की भाषा में कहें तो बास्केट के लिहाज से वो एक दिशा में झुकी हुई थी। जिस कोर्ट पर जिमी और विली खेल रहे हैं उसका एक कोना अगर अचानक शिफ्ट हो जाए तो वो एक खास एंगल पर झुक जाएगा और वहां से शॉट मार पाना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद कोर्ट के किसी भी हिस्से से बराबरी से कामयाब और नाकाम शॉट मारना मुश्किल हो जाएगा। हमें कोर्ट के इस हिस्से में ज्यादा ब्लू डॉट दिख रहे हैं, जिससे पता लगता है कि बास्केटबॉल कोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है। अगर बास्केटबॉल कोर्ट पूरी तरह से फ्लैट नहीं हो तो एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ड्रैगन मानते हैं कि ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा ही है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड फ्लक्चुएशन में हमने देखा कि हॉट और कोल्ड स्पॉटों के स्ट्रक्चर अलग अलग है।
वो आसमान में एक तरफ जिस तरह से लाइन अप हो रहे हैं उस तरह से दूसरी दिशाओं में नहीं हो रहे। इससे ये पता लगता है कि शायद ब्रह्मांड के उस हिस्से में कुछ गड़बड़ है। सबसे बड़े हॉट और कोल्ड स्पॉट उस एक्सिस पर अलाइन थे जो ब्रह्मांड को बीचों बीच से काट रही थी। इससे पता लग रहा था कि ब्रह्मांड की शेप किसी वजह से डिस्टॉर्ट हो गई है। सवाल है कि पूरे ब्रह्मांड की शेप आखिर किसने बदल दी? हम अभी दावे से नहीं कह सकते कि इसकी वजह क्या है। क्या ये अचानक ही हो गया या फिर इसकी वजह भी शुरुआती ब्रह्मांड से जुड़ी है। ये भी हो सकता है कि एक्सेस ऑफ इविल के ऐसे अलाइनमेंट की वजह से वो स्ट्रक्चर हो जिन्हें हम नहीं देख पाते, मगर वो वही हैं और ऐसे अलाइनमेंट कर रहे हैं। जिस तरह से प्रकाश वाली दुनिया को डार्क मैटर ने गढ़ा था, शायद उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड को एक और डार्कर एंटिटी ने गढ़ा। क्या शैडो यूनिवर्स की भी एक शैडो है? वो चीज जो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को कंट्रोल करता है। हम तो रात के अंधेरे को अक्सर खाली खाली ही मानते चले आए हैं, लेकिन शायद अंधेरा खाली नहीं होता। उसके अंदर वो अनोखी चीजें भरी हैं जिन्होंने एटम और प्रकाश से हमारी भरी दुनिया को जैसा हम आज उसे देख रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि डार्क मैटर तो सच्चाई की एक बहुत बड़ी सतह पर सिर्फ एक छोटा सा धब्बा भर हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो शैडो यूनिवर्स शायद स्पेस और टाइम की सरहदों के पार हो और हमने शायद अभी उसके सिर्फ सपने देखना शुरू ही किया है।